मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज क्लास 10th सामाजिक विज्ञान भूगोल का MCQ व विकल्पीय प्रश्न पहला अध्याय जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, एक करके करीबन 40 प्रश्न हैं। उन सभी 40 प्रश्न के बारे में हम आपको बता रहा हूँ। आप विशेष रूप से इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और इनको प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए और देखिए कि कैसे कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो प्रश्न है उसका नाम है लॉ एस किस प्रकार का एक संसाधन है। तो आप बताइए, इसमें पहला ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा है जैव संसाधन, तीसरा है प्रवाह और चौथा है अनवीकरणीय संसाधन। तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। उसके बाद से देखिए दूसरा प्रश्न है ज्वारी ऊर्जा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ज्वारी ऊर्जा होगा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो अब देखिए, इसके लिए होता है पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित मानवकृत, तीसरा है अजय और चौथा है चक्री। तो ज्वारी जो संसाधन होता है आप जानते हैं वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है और नवीकरणीय योग्य संसाधन को ही हम लोग पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसके उत्तरदायी के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए सबसे अत्यधिक जो कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ही मतलब भूमि पर कृषि की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चौथा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आप जानते ही हैं कि वो पहाड़ी भाग है, उन पहाड़ी भागों में विशेष रूप से सीढ़ीदार ही खेती की जाती है। उसके बाद से अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। देखिए लिखा है किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। उसमें ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैमाने पर काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि 6 नंबर पर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारक क्या है। तो गुजरात में यहाँ जानते हैं अत्यधिक जो वनों उन्मूलन है, वनों उन्मूलन, ठीक ना, ये आला भाग जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन वनों उन्मूलन है, जो जहाँ सबसे अत्यधिक वजह से वहाँ भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक ना। उसी तरह अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न बनता है 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना। वो जो आपका प्रश्न है वो बन रहा है हाँ, 7वें नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक मिनट बस थोड़ा सा, हाँ देखिए जो 7वें नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारक कौन सा है, भूमि निम्नीकरण का। तो देखिए उसमें विशेष रूप से आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन भागों में सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है खनन और वनों उन्मूलन के द्वारा। ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, खनन एवं वनों उन्मूलन, मतलब उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कोई कारक है तो वह होता है खनन और वनों उन्मूलन। उसके बाद से देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के विस्तृत मतलब सबसे बड़े भागों में पाई जाती है। तो वो विशेष रूप से आती है जलोढ़ मृदा, जहाँ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा।
उसके बाद से 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। देखिए इंजीनियर भी मानव निर्मित है, प्रौद्योगिकी तकनीकी जानते हैं मानव निर्मित है, मशीन भी मानव निर्मित है, कि जो वन है वो है मानव निर्मित नहीं, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना, तो आप जान गए होंगे। 10वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है प्रतिशत है, तो उसमें आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा 43%। यहाँ देखिए 30% आपका पर्वतीय हो जाएगा, 27% आपका पठारी भाग हो जाएगा। ठीक ना, 46% वो गलत चीज़ें दिया है। ठीक ना, तो इस तरह ये आपके 10 प्रश्न हो गए। 11 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना, 11 जो प्रश्न है उसमें लिखा है लेटराइज मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो जो लेटराइज मिट्टी होती है उसका रंग लाल होता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। ठीक ना, कैसा रंग होता है, लाल। तो इसमें ये लाल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आप पढ़ोगे लेटराइज जो शब्द है लैटिन भाषा के लेटर से बना है। लेटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ईंट होता है, तो उस ईंट रंग का रंग होता है लाल। तो इसमें ये लाल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड विशेष रूप से आपका पठारी पर्वतीय भाग है, और ये विशेष रूप वहाँ से पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती हैं। ठीक ना, उसके बाद से देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है निक्षालन प्रक्रिया परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है। निक्षालन आप पढ़े होंगे कि जब जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है जिसकी वजह से ऊपरी मिट्टी बह के चली जाती है, कंक्रीट वाली मिट्टी बच जाती है, उसी मिट्टी को हम लोग लेटराइज मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक ना, उसी तरह अगला जब हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 14, तो जो 14 है आपका वो है कि किस मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, किस मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी काली मृदा। कौन सी लिखा है, किस मिट्टी को रेगर, तो रेगर के नाम से जाना जाता है वो काली मिट्टी है जिसको हम लोग रेगर के नाम से जानते हैं। ठीक ना, ये हो जाएगा इसमें आपका पहला ऑप्शन सही। 15 नंबर लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाल और पीली मिट्टी विशेष रूप से दक्कन के पठारों में पाई जाती है, तो इसमें भी आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद से प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है पंजाब हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है। आप जानते हैं कि सबसे बड़े भाग वहाँ 80% भाग पर खेती की जाती है पंजाब और हरियाणा में। ठीक ना, तो इस तरह ही आपके 16 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नंबर 17 है। 17 है निर्धारित वन 2000 19 नहीं 1952 में। ठीक ना, 1952 में जो हमारे वनों का प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक, देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत वनों का कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए, तो वो 33% भाग होना चाहिए। उस समय जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई उसमें कहा गया किसी भी भूभाग पर 100% भूभाग पर उसमें 33% वन होना चाहिए। तो इसमें दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। ठीक ना, उसके बाद से प्रश्न नंबर 18, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। तो इसमें हम आपसे बता दें ये जो हमारा प्रश्न है उसमें जो बता रहा है 18 नंबर प्रश्न है 93%, कितना परसेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 93% भूमि के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, 7% नहीं है जो आपने पढ़ा होगा। कुछ हमारे चीन का जो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा क्षेत्र है, उसी तरह पाकिस्तान का जो पीओके भारत का जो क्षेत्र है, इस तरह के भागों पर उन सरकारों का मतलब उन देशों का अधिकार है जिसके वजह से यहाँ 93% भूमि का हमारे पास उपयोग के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास क्या है उपलब्ध है। ठीक ना, अब देखिए आ जाइए उसी तरह प्रश्न नंबर 19, जो प्रश्न नंबर 19 है वो हमको बता रहा है कि जो रियो डी जनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक ना, आपने पढ़ा भी होगा, जो 1992 में हुआ था, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से आप जानते भी होंगे। रियो डी जनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राज़ील में हुआ था वो 1992 उसका प्रथम विश्व सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1992। उसके बाद से प्रश्न नंबर 21 है, कह रहा है सतत पोषणी विकास की अवधारणा
वो सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? तो ये भी जो सतत पोषणी विकास की जो अवधारणा थी, ये भी 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी के माध्यम से बताया गया था कि हम लोग 1992 में ही सतत पोषणी मतलब लगातार आप उसमें पढ़े होंगे सतत पोषणी विकास के बारे में कि कहा गया है कि ऐसा विकास किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान भी न हो, जो आने वाली पीढ़ी भी है वो भी उस संसाधन का उपयोग करके अपना विकास कर सकें। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारे सामने आता है 22। विकास के आधार पर संसाधनों का प्रकार नहीं है। किस आधार पर? विकास के आधार पर। तो आप देखिए उसमें संभावित संसाधन है, विकसित संसाधन है, संचित संसाधन है, लेकिन जो व्यक्तिगत संसाधन है वो नहीं होता। वो सार्वजनिक क्षेत्र सामुदायिक व्यक्तित्व पढ़े होंगे उसके आधार पर आता है। तो इसमें व्यक्तिगत संसाधन का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक ना, तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22-23 होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपसे बता दे रहे हैं। अगला जो है प्रश्न वो हमारे सामने वो ये है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का संबंध है, पहला ऑप्शन है सतत पोषणी विकास, दूसरा वैश्विक तापन नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जाएगा सतत पोषणी विकास ही इससे संबंधित है। आप पढ़े होंगे उनका मुख्य लक्ष्य भी रहा सतत पोषणी विकास को हासिल करने के लिए। अगला है लॉ एस किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो देखिए लॉ एस आप पढ़े होंगे अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक ना, उसके बाद से जय अजय तो होगा नहीं, और ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक ना, ये तो अनवीकरणीय संसाधन है तो यहाँ नहीं पूछा है। तो यदि है पूछा होता तो अनवीकरणीय हो जाता, और नहीं पूछा है तो नवीकरणीय योग्य संसाधन ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 24, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? तो आप पढ़े होंगे पठार भाग जो होता है भारत के, विशेष रूप से पठारी भाग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब खनिज और जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ठीक ना, अब अगला हमको 25 नंबर प्रश्न देखना है। ठीक, उस 25 नंबर प्रश्न का वो कह रहा है 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सी अजैव संसाधन है? अजैव, ठीक ना, तो उनमें देखिए अजैव आप पढ़ेंगे जिसमें जीव की संभावना नहीं होती है। तो पशु में जीव है, पौधे में जीव है, प्राणी जगत में भी जीव है। तो ये पहला ऑप्शन जो चट्टान और धातु इसके उदाहरण आते हैं, बस ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 कह रहा है जीवाश्म ईंधन निम्न में से किस प्रकार का संसाधनों का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन, देखिए सबसे बड़ा एक सवाल आता है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म जिसमें जीव की संभावना होती है, तो सबसे ज़्यादा जैविक जो वस्तुएं होती हैं उनमें जीव की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी भूमि कौन सी होती है? मिट्टी होनी चाहिए, थोड़ा यहाँ भूमि लिख दिया गया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ उचित भूमि होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए काली मिट्टी सबसे, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या कपास की के लिए खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। उसके बाद से देखिए अब प्रश्न नंबर हमारा सामने आता है 28, निम्न में से कौन सा एक संभावित साधन है? संभावित जो संभावना व्यक्त किया गया है, तो आप पढ़े होंगे कि वो विशेष रूप से भारत के पश्चिमी भाग में जैसे राजस्थान, गुजरात, जहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावना व्यक्त की गई है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब प्रश्न नंबर हमारे सामने है 29। ठीक ना, 29 नंबर प्रश्न देखा जाए कि ये क्या कह रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न ये है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया ये कथन था, जिन्होंने कहा कि हमारे देश के पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन लोगों की लालच की पूर्ति करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।
देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पठारी भाग है? तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था, जो 27% पठारी, 43% मैदानी भाग और 30% देखिए ये हो जाएगा पठार, ठीक, और ये हो जाएगा पर्वत, ठीक, और ये हो जाएगा आपका मैदान, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें 27% आपका हो जाएगा पठारी भाग, ठीक ना। अब आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 30 हो गया था, प्रश्न नंबर 31 है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 का निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास, फास्फोरस, चूना, कोयला। यहाँ कोयले की जगह पर एक ऑप्शन होगा सभी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा ये सभी, ठीक ना। ये सभी ऑप्शन कर लीजिएगा, इस कोयले को काट कर ये सभी हो जाएगा। और यहाँ इस ऑप्शन में ये सभी हुआ क्योंकि उस जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना ये सभी पाए जाते हैं, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ बना लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। क्या बोलते हैं टाइप करने में। उसके बाद से लिखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? ये आपने पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संसाधन का संरक्षण किया जा रहा था वो कौन किया था? तो उसके लिए सबसे जो बड़े थे वो था क्लब ऑफ रोम ने। सबसे पहले आप किताब उठा के एक बार पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये लोग ही सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण पर विशेष रूप से जोर दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला 33 कह रहा है स्मॉल इज ब्यूटी पुस्तक के लेखन कौन थे? पहले नंबर पर गांधी जी, और दूसरे नंबर पर बुल्स लैंड, और तीसरे नंबर पर सुमेशर। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, सुमेशर। यही थे जिन्होंने मतलब द स्मॉल इज द ब्यूटी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। उसके बाद से आता है कि सन भारत में सन 2017 के अनुसार वनों का प्रतिशत है। तो आप पढ़े होंगे, उसमें वनों का जो ग्राफ बनाकर दिखाया था उसमें 23.3% हमारे देश में 2017 के अनुसार वन है, ठीक ना। 15 और 16 14-15 के अनुसार 21% था। तो इस समय हमारे देश में 17 के बता रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बड़े भी होंगे आंकड़े। तो ये आपके 2017 के अनुसार 23.3% हमारे देश में वन है, ठीक ना। तो ये आपके कुल प्रश्न हुए। 34 प्रश्न था पहले मतलब चैप्टर अध्याय पहला भूगोल का, जिसका नाम था संसाधन एवं विकास। आप इसमें से विशेष रूप से आप प्रैक्टिस करके हल कर लीजिए। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बना दीजिएगा। कुछ बच्चों पर हमने एक बार इसको भेजा भी था, वो नहीं भेजा तो हमारे नंबर पर 9838 042 184 पर व्हाट्सएप से जुड़कर हाई लिख कर भेज दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक ना, इसका पीडीएफ, ठीक। ओके बाय। अगले अध्याय में चौथा जो अध्याय होगा उसमें हम फिर से एमसीक्यू लेकर चैप्टर को मिलेंगे। धन्यवाद।